ट्वेल्थ बोर्ड 2025 का जो एग्जामिनेशन है वो काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और जो बच्चे साइंस स्ट्रीम से हैं जिनका पेपर पीसीएम है, फिजिक्स का एग्जामिनेशन 21 फरवरी को है और मैथमेटिक्स का पेपर आपको 8 मार्च को है। चूँकि टाइम काफ़ी नज़दीक आ चुका है तो अभी वो समय है कि आपको मतलब रिवीजन और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके उतना बेहतर रहेगा। अभी आपको जो PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, उसको आपको लगाना चाहिए। और सैम्पल क्वेश्चन पेपर मतलब एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर आप यदि पर डे बनाते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब वैल्यूएबल हो सकता है। 1 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ईच मतलब एवरी डे यदि आप सॉल्व करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा, आपको स्पीड बढ़ाने में, और आपका जो प्रैक्टिस लेवल है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो आज हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 को डिस्कस करेंगे। सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मेरे चैनल पर आपको मतलब सैम्पल क्वेश्चन पेपर 1, 2 इसके अलावा CBSE की तरफ से जो सैम्पल पेपर था उसको, और फिर 2024 लास्ट एग्ज़ाम का जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था लास्ट ईयर का, वो भी पेपर मैंने काफ़ी डिटेल में एनालिसिस किया है। ये हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर 3 है और इस लेक्चर में हम आपको जो MCQ सेक्शन है इसको डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट में मैंने इसको मतलब एनालिसिस किया है, एक MCQ सेक्शन और दूसरा सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की बात किया जाए तो सेक्शन B, C, D, E ये जो 4 सेक्शन है आपका सब्जेक्टिव होगा, और जो पहला सेक्शन है वो MCQ है। MCQ सेक्शन की बात किया जाए तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक होगा। और MCQ सेक्शन को बनाने के लिए आपको मतलब ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है, जितना शॉर्ट हो सके। स्पीड विथ एक्यूरेसी का लॉजिक यहाँ पर काम करता है, मतलब जितना कम समय में जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन सके, लेकिन वो क्वेश्चन सही बनना चाहिए, आंसर सही आना चाहिए। आइए हम इसको देखते हैं कि किस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। पूरे पेपर में यदि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो आपका कैलकुलस जो होता है वो मतलब फर्स्ट हाईएस्ट वेटेज टॉपिक है, उसके बाद सेकेंड हाईएस्ट आपका 3D एंड वेक्टर, देन आपका अलजेब्रा, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग, फिर प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, ये सारे मतलब तो ये पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कैलकुलस आपका फर्स्ट हाईएस्ट है, उसके बाद वेक्टर 3D, देन आपका अलजेब्रा हो गया, रिलेशन फंक्शन, एंड उसके बाद प्रोबेबिलिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आप मतलब बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन का हो सकता है। ये हमारा मतलब MCQ सेक्शन है और ये पहला क्वेश्चन है MCQ सेक्शन का। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। इफ अ लाइन मेक्स एंगल दिस विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ XYZ एक्सिस देन इट्स डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन यदि आपको याद होगा तो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होता है, उसी को आप LMN से डिनोट करते हैं। तो चूंकि यहाँ पर XYZ एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया है तो ये आपको हो गया अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। और हमसे पूछा गया है कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता होगा, दिस इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड दिस इज कॉस गामा। भाई कॉस अल्फा हो गया आपका कॉस 90 डिग्री, कॉस बीटा हो गया कॉस 135 डिग्री, एंड दिस इज कॉस गामा। गामा हो गया आपका, ये है आपको 45 डिग्री। अल्फा बीटा गामा जो है आपका, अल्फा बीटा गामा दिस इज द एंगल मेड बाय द वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है। अब आप इसको मतलब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। कॉस 90 जीरो होता है, कॉस 135 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये -1/√2 होगा। और कॉस 45 डिग्री तो ये आपको 1√5 देगा, 1√2 देगा। तो यहाँ से आपको यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ हो गया ये भी नहीं होगा, इस दोनों में से कोई एक होगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर √2 लिखा हुआ है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। तो ये 0, -1/√2 एंड 1/√2।
तो ये हो गया डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को आप LMN से भी डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये कैलकुलस का क्वेश्चन है। द फर्स्ट हाईएस्ट वेटेज आपको ऑलरेडी पता है पूरे कैलकुलस में, मतलब पूरे कैलकुलस से आपको 35 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब इसमें यदि बात किया जाए तो ये आपको रेट मेजर से क्वेश्चन है, मतलब AOD के अंदर आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोला गया है, आपके पास कोई कर्व दिया हुआ है, if x increases at the rate of 2 unit per second, then the rate at which the slope of the curve is changing when x is this। आपको क्या बोला जा रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व चेंजेज। ये नहीं बोला जा रहा है कि मतलब फंक्शन चेंज हो रहा है, स्लोप ऑफ द कर्व। और स्लोप ऑफ द कर्व का मतलब हुआ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy/dx। यदि y के बारे में बोला जाता कि y किस रेट से चेंज हो रहा है तो वो होता dy/dt। लेकिन यहाँ पर स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है ये आपसे पूछा जा रहा है, मतलब dy/dx किस रेट से चेंज हो रहा है। आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या दिया है इन्होंने, x इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 यूनिट पर सेकेंड। तो भाई मेरे x इंक्रीजेज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dx/dt, और ये आपको दिया हुआ है इंक्रीजेज है तो पॉजिटिव में होगा, और 2 यूनिट मतलब 2 यूनिट पर सेकेंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये कैसे समझा कि dx/dt है, तो आप यूनिट से समझ सकते हैं। यहाँ जो दिया हुआ है यूनिट पर सेकेंड, चूंकि टाइम के रिस्पेक्ट में है इसलिए यहाँ पर सेकेंड है, तो इसीलिए यहाँ पर हमको dx/dt लिखना चाहिए। यह आ गया आपको dx/dt। अब आप देखिए सबसे पहला काम होगा मेरा मतलब स्लोप निकालना। तो स्लोप ऑफ द कर्व जो होगा, स्लोप ऑफ द कर्व ये हो जाएगा आपको dy/dx, और dy/dx यदि यहाँ पर निकाला जाए तो ये होगा मतलब इसका डिफरेंशिएशन जो कि 5 - 3 to the 6x²। आपसे बोला जा रहा है कि स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है। मैंने इसको मान लिया कि लेट दिस इज z, इसको मैंने मान लिया z। और देखिए dz/dt हमसे पूछा गया है, dz/dt क्या होगा और कब, तो when x is जब x आपका 3 रहा होगा तो हम क्या करेंगे dz/dt यहाँ पर निकालेंगे। dz/dt क्या होगा, तो इसका डिफरेंशिएशन, इसको आप डिफरेंशिएट करिए t के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 होगा, और यहाँ पर -12x, और फिर x का मतलब चेन रूल लगेगा, तो ये हो जाएगा 12x इंटू dx/dt, -12 और यहाँ पर dz/dt जो निकालना था, ये निकालना था जब x आपका 3 हो, तो यहाँ पर 12x के जगह 3 रखिए। dx/dt आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज 2 यूनिट पर सेकेंड। तो यहाँ हो जाएगा आपको 12 3 जा 36 2 जा 72 यूनिट पर सेकेंड। अब आप देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन है, -72 यूनिट पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि आपको पूछा गया था कि स्लोप किस रेट से चेंज कर रहा है, तो आप पहले स्लोप निकालिए और फिर उसका डिफरेंशिएशन, उसका डेरिवेटिव करिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 कैलकुलस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अलजेब्रा से है, और ये डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि ये दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल है, देन द नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ x एंड y इफ x एंड y आर नेचुरल नंबर। यहाँ बोला गया है कि x, y जो है दैट इज ए नेचुरल नंबर। अब यदि ये नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर मतलब क्या है, नेचुरल नंबर कहाँ से होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल नंबर, मतलब द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर। अब आप देखिए इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए, तो ये क्या हो जाएगा 3 - xy, और इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो 3 - 4 2 जा 8, यहाँ से हो जाएगा ये 3 से 3 कैंसिल होगा, -xy इज इक्वल टू -8, यहाँ से हमको xy इज इक्वल टू हो जाएगा 8। अब आप समझिए
x इंटू वाई, दो ऐसा नंबर चाहिए कि आपको मतलब प्रोडक्ट जो है 8 होना चाहिए। दो ऐसा नेचुरल नंबर जिसका प्रोडक्ट आपको 8 आता हो। अब आप करिए क्या कि यदि हम x के जगह 1 पुट करते हैं तो y मेरा क्या हो जाएगा 8, x के जगह यदि हम 2 पुट करें तो y मेरा हो जाएगा 4, x के जगह और क्या पुट कर सकते हैं, 3 तो पुट करेंगे नहीं, 4 पुट कर सकते हैं। क्योंकि प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट आपको 8 आना चाहिए और जो y होना चाहिए वो नेचुरल नंबर में। तो यहाँ यदि हम 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो बस ये ही दो नंबर हैं, दो नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट जो है आपको 8 आना चाहिए। तो हमारे पास कितना पॉसिबल पेयर हो गया, 1 2 और एक और हो सकता है, x इक्वल टू 8 रख सकते हैं। यदि हम 8 रखें तो y का वैल्यू 1। तो कहने का मतलब आपको x कॉमा वाई कितना हुआ, तो एक पेयर मतलब यदि टोटल पेयर देखा जाए तो आपको 1,8 आया, फिर क्या मिला 2,4 मिला, फिर क्या मिला 4,2 मिला, दिस इज 4,2 और नेक्स्ट क्या मिला आपको 8,1। तो ये टोटल आपका मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर। तो कितने पेयर आए, तो टोटल आपको 4 पेयर मिला है। सो दिस इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन को आप ध्यान से देखिए, इसको कैसे बनाएंगे। आप यदि इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन कैसे निकाले, कैसे हम समझे कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा, तो सब्स्टिट्यूशन आपको वहाँ करना रहता है जहाँ पर यदि आप कुछ ऐसे मतलब टर्म है, यदि आप उसको पुट कर दे तो उसका डेरिवेटिव उसके आसपास दिखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक्स क्यूब को यदि हम टी पुट कर दे, एक्स क्यूब को टी पुट कर दे तो उसका डेरिवेटिव मतलब 3x², और x² dx है, 3 नहीं है तो नो मैटर, नो प्रॉब्लम। 3 से प्रॉब्लम नहीं, नंबर से प्रॉब्लम नहीं है, बट वेरिएबल तो है, x² तो है, नंबर इधर से उधर मतलब आप मैनेज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, सो देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे कि पुट, इसमें हम क्या करेंगे x³ के जगह टी पुट करेंगे। अब दोनों तरफ आप इसको डिफ्रेंशिएट करिए, 3x² dx एंड दिस इज dt। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, x² dx इक्वल टू dt/3। अब आई इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, आप देखिए x² dx, ये जो आपका इंटीग्रेशन है दिस इज x³ एंड दिस इज x² dx। मेरे भाई ये जो x³ dx है, x² dx है, ये आपको dt/3 और e का पावर x³ है, तो ये आपको देगा e⁻t एंड दिस इज dt/3। इस 3 को मैंने इधर लिखा 1/3 और ये हो जाएगा मतलब इसका इंटीग्रेशन e⁻t प्लस c। अब वापस से इसको वही रख दीजिए, e⁻t किसको हम लोगों ने माना था x³ को, प्लस c इज द आंसर। अब ऑप्शन में जाकर के देखिए कौन सा है, 1/3 e⁻x³, 1/3 e⁻x³, यही है। मतलब ये तो है नहीं, ये बिल्कुल नहीं क्योंकि 1/2 है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इंटीग्रल का क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में पूछा जा रहा है, मतलब आपको ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। ये आपको रिलेशन फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर ही आता, ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ का क्वेश्चन है। अब इसमें जो जनरली बच्चे लोग मिस्टेक करते हैं उसको जरा समझिए। मतलब एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी ये है मतलब tan इनवर्स, प्रॉपर्टी ये है tan इनवर्स tan थीटा यदि हो तो इसका आंसर थीटा होता है। तो लोग ये सोचते हैं कि tan इनवर्स tan 15π/4, और यदि ऐसा लिखा है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको 15π/4 लिख देंगे। मतलब ऐसा मैंने जनरली बच्चों को देखा है और मतलब बराबर देखते हैं। तो इस तरह का यदि आप सोच रखते हैं तो ये आपका मतलब गलत है, क्योंकि ये चीज़ तभी वैलिड है जब आपको थीटा जो इसका डोमेन प्रिंसिपल डोमेन होता है और उसमें लाई करे। तो ये थीटा यहाँ पर यदि -π/2 से π/2 के बीच में है तो फिर ये बातें सही हैं, अदरवाइज नहीं। तो अभी आप देखिए आपका जो थीटा है इस इंटरवल में नहीं लाई कर रहा है, तो फिर ये नहीं होगा। तो फिर इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए आपको एलाइड एंगल का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा।
अब एलाइड एंगल का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, अब देखिए इसको, इस एंगल को हम लोग चेंज करेंगे और एक्यूट एंगल में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से π/2 के बीच में इंटरवल में ले आएंगे, फिर इसको हम मतलब आगे सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सबसे पहला काम होगा, दिस इज tan इनवर्स एंड दिस इज tan, और ये जो 15 π/4 है इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 4 पाई, मतलब 4 पाई माइनस π/4, 4 पाई माइनस π/4। भाई ये tan इनवर्स एंड दिस इज tan, 4 पाई, आप देखिए 4 4 16 पाई माइनस π/4। आपको यदि क्वाड्रेंट के बारे में आइडिया होगा तो जीरो, यहाँ से 0 से स्टार्ट करिए, एक राउंड लगाएंगे तो ये 2 पाई मिलेगा यहाँ पर, और दोबारा एक राउंड लगा दीजिए तो ये आपको 4 पाई मिलेगा। कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर आपको इवन पाई मिलता है, तो 4 पाई है, और 4 पाई में से आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो नो डाउट आप इधर आ जाएंगे। 4 पाई में से यदि आप माइनस किए तो ये आप आ गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan जो है वो निगेटिव होता है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, tan 4 पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो ये हो जाएगा आपको माइनस में, ये हो जाएगा आपको माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपको माइनस tan π/4, ये हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर tan इनवर्स माइनस tan π/4 का वैल्यू 1 होता है, तो आप -1 लिखिए। अब आप देखिए tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1, अब आपको सोचना है कि tan इनवर्स tan किसके लिए मतलब -1 देता है, तो tan निगेटिव π/4 पॉजिटिव होता है, tan π/4 1 होता है, लेकिन निगेटिव की बात किया जाए तो वो या तो सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल होना चाहिए, नहीं तो फोर्थ में। लेकिन tan इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -π/2 से π/2, इसका मतलब ये जो भी एंगल आएगा वो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए, तो ये होना चाहिए -π/4। तो ये आपका आंसर हुआ, और इसका ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक चीज़ आप और समझिए, ये तो बन गया, यहाँ से आप दूसरा मेथड भी फॉलो कर सकते हैं। इसी चीज़ को आप दूसरे तरीका से, इधर जो गए दिस इज मेथड 1, और इसी को आप मेथड 2 से भी बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि tan इनवर्स, और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस π/4, tan माइनस π/4, tan माइनस π/4, tan माइनस थीटा जो होता है, tan माइनस थीटा, ये आपको माइनस tan थीटा देता है, तो मैंने ऐसा लिख दिया। अब आप देखिए ये tan इनवर्स tan थीटा के फॉर्म में है, और ये जो थीटा है वो -π/4 है, और ये थीटा बिलोंग कर रहा है -π/2 से लेकर के π/2 के इंटरवल में, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर थीटा होगा, और थीटा मतलब -π/4। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो दोनों ही तरीका है, मतलब आप जितना जल्दी बना सकते हैं उतना बेहतर होगा। यह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलस का क्वेश्चन है, और इसमें मतलब कंटिन्यूटी दिया हुआ है, फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, पूछ रहा है आपसे के क्या होगा। कंटिन्यूटी यदि पूछ रहा है तो आपको मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको 11th क्लास में जो लिमिट नाम का चैप्टर था उस पर आपको ज़बरदस्त कमांड होना चाहिए। यदि आपको लिमिट आएगा तो ही कंटिन्यूटी ठीक से बन पाएगा, और फिर डिफरेंशिएबिलिटी भी। तो लिमिट पे कमांड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। इस क्वेश्चन को बनाने के दो अलग अलग मेथड है। एक मेथड ये कि आप लेफ्ट हैंड निकालिए, फिर राइट हैंड निकालिए, फिर जाकर के उसको इक्वल करिए। दूसरा मेथड ये कि आप डायरेक्ट मतलब लेफ्ट राइट आपको निकल जाएगा और के वहाँ से निकल जाएगा। अब होगा क्या मतलब यहाँ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एफ एक्स इट इज गिवन, क्या गिवन है, एफ एक्स जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। चूँकि हमको ये समझाना पड़ रहा है इसीलिए हम इतना स्टेप्स लिख रहे हैं। आपको चूँकि मतलब आप तो एग्जाम में देंगे तो आप तुरंत टिक कर सकते हैं जितना फटाफट बन जाए। यहाँ पर हमको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है इसीलिए हम इतनी बातें लिख रहे हैं, ताकि लोग जो भी देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, उनको समझ में आए और ठीक से मतलब कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सके। बाद बाकी खुद ही हमको यदि बनाना हो तो हम क्या करेंगे, इतना थोड़ी ना लिखेंगे, तुरंत फटाफट पुट करेंगे, बन जाएगा आंसर। तो ये बातें हैं।
अभी आप देखिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, 3 पर कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये होता है दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू F3, ये होता है। भाई एफ एक्स कंटिन्यूअस था तो ये बातें हुई। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को जरा आप याद करिए क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 माइनस h एंड दिस इज ए लिमिट h टेंड्स टू 0 F3 प्लस h एंड दिस इज F3। अभी एमसीक्यू में है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको कमांड होना ही चाहिए और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से ये हुआ। अब आपको एक चीज़ समझना है, अब हम ऐसे निकालेंगे नहीं, इतना लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे कि हम लेफ्ट निकाले राइट निकाले फिर उसको इक्वेट करेंगे। हम क्या करने वाले वो समझिए। एक लॉजिक मैंने बताया था, क्या मैंने बताया था कि यदि आपका फंक्शन इस तरीके से दिया हो, जैसे 3 पर फंक्शन क्या है F3 का वैल्यू k, तो 3 पर एक फंक्शन है और 3 से आगे 3 से पीछे, मतलब नॉट जब x 3 को अप्रोच कर रहा है तो हो सकता है राइट से अप्रोच करे या लेफ्ट से अप्रोच करे। तो कभी कभी फंक्शन में 3 से छोटा के लिए अलग फंक्शन दिया रहता है और 3 से बड़ा के लिए ग्रेटर देन 3 के लिए अलग फंक्शन। तो यदि फंक्शन अलग दिया है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो अलग अलग निकालना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए एक ही फंक्शन दिया हो, वैसे केस में आप क्या कर सकते हैं, इस दोनों के जगह आप क्या लगा सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx एंड दिस इज F3। मेरे भाई आप चाहे तो ये डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको रिजल्ट को याद रखिए और आप ये डायरेक्ट लगाइए, मतलब सब्जेक्टिव में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि F3 का जो वैल्यू होगा, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं F3 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx के बराबर होगा। अब इससे क्या मतलब हुआ, F3 तो हमको ऑलरेडी पता है, F3 क्या है k, और इधर लिमिट x टेंड्स टू 3 और fx क्या है मेरा फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब जरा आप इसको ध्यान से देखिए तो x टेंड्स टू 3, अब ये a प्लस बी a माइनस बी एक्स माइनस 3 एंड दिस इज x प्लस 3 एंड दिस इज x माइनस 3। अब यहाँ से ये और ये कैंसिल होगा और 3 आप पुट करेंगे तो 3 प्लस 3 जो कि 6 होगा और k का वैल्यू आपको मिल गया 6। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को मतलब बना सकते हैं। और यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो यह आपका इस तरीके से, और यदि आप चाहे तो लेफ्ट निकालिए मतलब या राइट निकालिए, वैसे भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चूँकि MCQ था मैंने लगा दिया कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर का क्वेश्चन है, वेक्टर और मतलब 3D से टोटल मतलब हाईएस्ट सेकेंड हाईएस्ट टॉपिक है, जहाँ से आपको मैक्सिमम मार्क्स का, कैलकुलस के बाद आपका वेक्टर एंड 3D है सेकेंड हाईएस्ट, 14 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आने वाले हैं। इसीलिए वेक्टर और 3D पर ज़बरदस्त कमांड करिए। क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द वेक्टर दिस एंड दिस आर कोलिनियर, तो आप कोलिनियर का कॉन्सेप्ट याद करिए। यदि कोई दो वेक्टर कोलिनियर होता है तो उसका जो डायरेक्शन रेशियो है वो प्रोपोर्शनल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ इसका जो कोफिशिएंट है हम ये बोल सकते हैं कि दिस इज a1i प्लस b1j प्लस c1k, ये वेक्टर हमको दिया हुआ था। और यहाँ पर हो गया आपको a2i, दिस इज a2i प्लस b2j प्लस c2k। अब चूंकि ये पैरेलल है तो हम ये बोलेंगे a1, इसमें तो दिख रहा है कि नहीं, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। मेरे भाई a1 बाई a2 आप देखिए क्या होगा, 2 बाई a दिस इज b1 बाई b2 तो माइनस 3 अपॉन 6 एंड c1 बाई c2 तो 4 बाई माइनस 8। यहाँ से आपको मिलेगा 2 बाई a दिस इज माइनस 1 अपॉन 2 दिस इज माइनस 1 अपॉन 2। अब आप कोई भी वैल्यू लेकर के चलिए, मतलब तो यहाँ पर हम ये लिखने वाले हैं कि 2 बाई a इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ से आपको मिलेगा a इक्वल टू माइनस 4, a इक्वल टू माइनस 4। कहने का मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर होना चाहिए माइनस बी, तो ये विजिबल है, यस।
तो यहाँ पर -4 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, कभी कभी आपको ये रहेगा कि दो वेक्टर दिया रहेगा और ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर यदि दो वेक्टर दिया और परपेंडिकुलर है तो इन केस ऑफ परपेंडिकुलर आपको क्या करना है, डायरेक्शन रेशियो का जो डॉट प्रोडक्ट है वो जीरो है, जीरो होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 प्लस C1 C1 C2। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इसका जो वैल्यू आने वाला है दैट शुड बी जीरो। तो इस पर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप एक नोट कॉपी लेकर के बैठिए, यदि आप स्टूडेंट हैं तो आप एक नोट कॉपी लीजिए और उसमें जो जो रिजल्ट है उस रिजल्ट को साइड में लिखते चलिए, ताकि मतलब आने वाले दिनों में ये आपको एक कलेक्शन ऑफ फार्मूला हो जाएगा। अब आप देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8, पी ए पी बी दिया हुआ है और पी ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि इसका क्या मतलब होना चाहिए वैल्यू। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका मतलब ये होता है कि यदि बी हो चुका है तब ए का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो मेरे भाई आपका फार्मूला ये होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन अभी नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको जीरो दिया हुआ है। यदि ऐसा दिया हुआ है तो हम बोलेंगे जीरो से तो आप डिवाइड कर नहीं सकते हैं, तो इसका आंसर होना चाहिए नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, इस ये क्या आ रहा है, नॉट डिफाइंड। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, फिर से इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया और कैलकुलस का क्वेश्चन है, क्या करेंगे सो देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं सॉल्यूशन, क्या करेंगे वो जरा देखिए। भाई इसमें करना कुछ नहीं है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई इज इक्वल टू साइन और कॉस, कॉस आपको नीचे में देखिएगा तो 8 कॉस है, तो आप 6 कॉस को रखिए, कॉस टू दी पावर 6 और बाकी को अलग कर दीजिए। मतलब आप इसको चाहे तो ऐसा लिख लिए साइन 6x, दिस इज कॉस टू दी पावर 6x एंड 1/cos स्क्वायर x, मैंने ऐसे लिखा। अब ये हुआ क्या वो ज़रा समझिए, साइन बाई कॉस 10 टू दी पावर 6 हुआ और ये सेक स्क्वायर x हुआ एंड दिस इज dx। अब आप यहाँ पर क्या करिए, 10x को टी पुट कर दीजिए। जैसे ही आप टी पुट करेंगे तो ये देखिए क्या बनने वाला है, t का पावर 6 और ये दोनों मिल करके बन गया dt। मेरे भाई t टू दी पावर 6 का इंटीग्रेशन काफ़ी आसान है, t टू दी पावर 7/7 प्लस c, यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 1/7 और t हम लोगों ने किसको माना था, 10x को, तो 10x टू दी पावर 7 प्लस c। तो आप देख लीजिए कौन सा हुआ, 10x 1/7, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से कैलकुलस का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन को क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। समझिएगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको मतलब यदि डिफरेंशियल इक्वेशन की बात किया जाए तो 3 तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, एक वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 फॉर्म मिलेगा, एक dy/dx प्लस py इक्वल टू q और दूसरा होना चाहिए dx/dy प्लस px इक्वल टू q, जहाँ पर मतलब p और q यदि पहला टाइप का है, टाइप 1 रहा होगा तो p और q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, वहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी निकलता है। खैर अभी हमसे पूछा गया है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो पार्टिकुलर सॉल्यूशन कहने का मतलब हुआ यदि आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है और सॉल्व करते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में आता है। यदि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अननोन है, यदि वो अननोन रह जाता है तो वो जनरल सॉल्यूशन, लेकिन यदि वही आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, उसका एग्जैक्ट वैल्यू आप पता कर लेते हैं, तो वो आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन देता है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले उसको सॉल्व कर दीजिए और जो कंडीशन दिया हुआ है उस कंडीशन को अप्लाई करके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकलेगा, सी निकल जाएगा। जैसे ही सी निकलेगा तो फिर आप सॉल्यूशन में रख दीजिए, वो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करना है, तो अब देखिए dy/dx और ये है कैसा, तो ये आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल कहने का मतलब हुआ कि x वाले फंक्शन एक साइड चले जाएगा और y वाला एक साइड, तो जो y वाला फंक्शन है वो dy के पास चला जाएगा और जो x का फंक्शन है वो dx के पास चला जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, dy, यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, इस y को इधर भेज देंगे तो ये बनेगा dy/y और dx, वहाँ 10x था तो 10x मैंने लिखा एंड दिस इज dx।
भाई दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई, दिस इज लॉग वाई बेस में ई। इसका इंटीग्रेशन 10 का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग, यदि 10 का इंटीग्रेशन की बात किया जाए तो बहुत लोगों को मैंने देखा है 10 का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स लिख देता है। भाई मेरे 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर होता है, 10 का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर नहीं। तो यहाँ पर होगा आपको लॉग माइनस लॉग कॉस एक्स और प्लस में सी। तो ये आपका ये सॉल्यूशन आ चुका है। ये जो सॉल्यूशन है ध्यान से समझिएगा, ये जो सॉल्यूशन है ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। दिस इज जनरल सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। यदि हमको केवल बोलता कि आप सॉल्व करिए तो यहीं पर निकाल करके छोड़ देते, लेकिन बोला पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो वो कैसे निकलेगा? तो कंडीशन अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई करना है? तो x0 y1 मतलब x के जगह 0 इसमें पुट करिए और y के जगह 1 पुट दिस। जैसे आप पुट करेंगे तो देखिए log y मतलब log 1 हो जाएगा, log 1 टू द बेस ई, और इधर हो जाएगा माइनस log cos 0। log 1 आपका 0 होता है, cos 0 1 होता है, log 1 0 फिर से 0 c, तो यहाँ से c का वैल्यू 0, c आपको 0 मिला। अब इस c को आप इसमें रख दीजिए, उसके बाद आप बताइए कि क्या आंसर आया। तो जैसे c 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा log y टू द बेस e एंड दिस इज माइनस log cos x माइनस log cos x। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी मतलब रख सकते हैं log y, दिस इज log y टू द बेस ई एंड दिस इज log -1 अंदर ले लेंगे तो ये cos का पावर -1, ये sec x हो जाएगा, sec x टू द बेस ई, दोनों तरफ से log हटेगा तो यहाँ से हमको मिलने वाला है दिस विल इम्प्लाई, यहाँ से मिल जाएगा y इज इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x। तो इसका मतलब आंसर देखा जाए तो y इक्वल टू sec x, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा कैलकुलस का क्वेश्चन है और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मॉडुलस मिला करके दिया हुआ है, पूछ रहा है कि इंटीग्रेशन बताइए। तो कुछ लोग डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देगा, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसमें नहीं होगा। अब समझिए बात को क्या करना है। मॉडुलस दिया हुआ है, जैसे ही मॉड दिया हुआ है तो आपको मॉड को पहले ब्रेक करना चाहिए। अब मॉड को ब्रेक करने का जो तरीका है वो आपको मतलब जानना चाहिए। मॉड एक्स आपको पता होना चाहिए कि यदि मॉड एक्स है तो ये ब्रेक होता है इस तरीके से, या तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स होगा या नहीं तो माइनस एक्स होगा। ये कब होगा? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये कब होगा? जब x लेस देन 0। इक्वल टू आप एक जगह लगाइए, मान लीजिए मैंने पॉजिटिव में लगा दिया, आप चाहे तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो मॉड एक्स इस तरीके से ब्रेक होता है। मान लीजिए यहाँ पर x माइनस कोई नंबर है, मान लीजिए x माइनस कोई नंबर है k यहाँ पर, और इसको बोले कि ब्रेक करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यदि ब्रेक करना है तो इसका वैल्यू या तो x माइनस k होगा, या तो ये होगा, या नहीं तो माइनस में होगा x माइनस k। ये कब होगा? तो जब x माइनस ये तब होगा जब आपका x माइनस के जो है ये ग्रेटर देन 0 रहा होगा, और ये तब होगा जब x माइनस के लेस देन 0। एक जगह आप इक्वल टू लगा दीजिए। अगला लाइन आप ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम x माइनस के और इसको माइनस x माइनस के लिखा, और यहाँ देखिए ये x ग्रेटर देन के एंड दिस इज x लेस देन के। तो आप ये इस बात से ये वाला स्टेप छोड़ दीजिए, इससे आप डायरेक्ट ये चीज़ याद रखिए कि ये यदि दिया है तो ये कैसे लिखेंगे। तो इसको बोलते हैं, मतलब ये जो के है दिस इज कॉल्ड एज क्रिटिकल पॉइंट। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है यहाँ पर के था, और उसका कॉन्सेप्ट यूज करके आप इसको मतलब स्प्लिट कर सकते हैं। उसी तरह से x माइनस 5 अभी हमारा दिया हुआ है, तो x माइनस 5 का क्या नज़ारा रहा होगा? तो भैया ये इसका वैल्यू या तो x माइनस 5 होगा, या नहीं तो माइनस में x माइनस 5 होगा। अब ये कब होगा? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा? तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आपको 5 होने वाला है। अब 5 जो क्रिटिकल पॉइंट है, तो 5 से बड़ा के लिए मतलब ये कब होगा? तो जब x 5 या 5 से बड़ा हो, और ये तब होगा जब x 5 या 5 से छोटा हो। तो अब आप देखिए जो इंटीग्रेशन करना है वो 1 से 4 है। 1 से 4 कहने का मतलब है कि ये आपको 1 है, ये आपका 4 है, और इधर 5 होता है। तो 5 से छोटा मतलब 5 से मेरा जो लिमिट है वो 5 से छोटा है। तो इस बार क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? i इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4, और 5 से छोटा के लिए जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 है वो आपको निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ हम लिखने वाले हैं माइनस, दिस इज माइनस मैंने बाहर लगा दिया और x माइनस 5 लिखा,
एंड दिस इज ए डी एक्स मेरे भाई माइनस, अब आप इसको इंटीग्रेट करिए तो ये होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, दिस इज माइनस 5x और लिमिट 1 से 4। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं 4 रखिए तो 4 4 जा 16 बाई 2 माइनस, और यहाँ 4 रखेंगे तो 4 5 जा 20, ये हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा आपको 1 बाई 2, और यहाँ यदि हम रखते हैं तो माइनस 5। अब यदि बात किया जाए तो ये माइनस, दिस इज 8, 2 8 जा 16, 8 माइनस 20 तो ये माइनस 12 हो जाएगा, और ये माइनस हाफ होगा, माइनस माइनस प्लस 5 होने वाला है। यहाँ से माइनस ये 12 माइनस 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 7 माइनस हाफ, यहाँ से माइनस बाहर ले लीजिए, माइनस बाहर लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 7 प्लस 1 बाई 2 यदि हम इसको ऐड करते हैं तो 7 2 जा 14 प्लस 1 15 बाई 2, तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो 15 बाई 2। और यदि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये वेक्टर का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि मतलब P अननोन है, पूछ रहा है P का क्या वैल्यू होना चाहिए ताकि ये पैरेलल है। तो अभी जैसा कि आपने देखा था यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपको, मतलब ये कोलिनियर, यहाँ पर कोलिनियर था कि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल था। ठीक यही ऐसा ही कॉन्सेप्ट, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पैरेलल में भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ जो मतलब क्वेश्चन दिया हुआ है, पूछ रहा है कि ये जो दो वेक्टर है ये पैरेलल हैं, तो पैरेलल के लिए मतलब सेम कॉन्सेप्ट, उसका जो डायरेक्शन रेशियो है ये प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 3, यहाँ पर A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है 3/1, दिस इज 2/-2p एंड C हो गया मेरा 9 एंड 9/3। अब यदि आप इसको डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9, 3/1 दिस इज -1/p एंड दिस इज 3/1। अब इसमें से कोई भी एक आप एक पार्ट ले सकते हैं, जैसे मैंने इसको लिया तो ये हो जाएगा 3/-1 बाई p। यहाँ से हमको मिलने वाला है p इक्वल टू -1/3। तो चूंकि p पूछा जा रहा था कि p बताइए क्या होगा, सो p इज इक्वल टू -1/3। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कैलकुलस का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस, मतलब एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन है। कैलकुलस का सेकंड लास्ट चैप्टर इंटीग्रल कैलकुलस का जो मतलब टॉपिक है उसमें से ये पूछा गया है। बोला जा रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व दिस, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, ये आपको कॉमा है। y इक्वल टू 1/x जो है ये आपका कर्व दिया हुआ है और ये आपका लिमिट दिया हुआ है कि कहाँ से कहाँ तक, x इक्वल टू 1 से लेकर के x इक्वल टू 6 तक। आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम एरिया मतलब निकालते हैं तो x एक्सिस के साथ यदि बोला जाए तो आपको सबसे पहला काम जो है दैट शुड बी, मतलब आपको ग्राफ स्केच कर लेना चाहिए। तो यदि आप ग्राफ की बात करेंगे तो देखिए क्या होगा, y इक्वल टू 1/x, तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ यदि ड्रॉ किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से होता है। y इक्वल टू 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू 1/x, और ये x एक्सिस को टच नहीं करता, इन्फिनिटी पे टच करेगा, और y एक्सिस को भी ये 0 पे टच करेगा। मतलब y जब ये x 0 कर देंगे, जब x 0 को अप्रोच करेगा तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो खैर अब यहाँ पूछा गया है कि x का वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक, तो यहाँ पर लिमिट जो हम ले लेंगे, लिमिट जो होगा मेरा वो x इक्वल टू 1, ये हो गया x इक्वल टू 1, और एक और दूसरा लिमिट है x इक्वल टू 6, और हमसे पूछा गया है कि x एक्सिस पर जो ये एरिया प्लॉट हो रहा है वो बताइए। तो x एक्सिस पर कौन सा एरिया भैया, ये वाला एरिया कितना आया ये बताइए। तो अब जरा आप याद करिए मैंने क्या बताया था, ये आपका कोई कर्व है y इक्वल टू fx और आपसे एरिया पूछा जाए x एक्सिस पर, तो उस एरिया का फार्मूला था रिक्वायर्ड एरिया का फार्मूला था रिक्वायर्ड एरिया। ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया दैट शुड बी इक्वल टू y इंटीग्रल ऑफ y dx, और x का जो लिमिट होना चाहिए वो रख दीजिए, x का वैल्यू 1 से लेकर के x का वैल्यू 6 तक।
तो हमारे पास लिमिट 1 से 6 और y है 1/x, तो 1/x लिखा एंड दिस इज dx। इसका इंटीग्रेशन यदि किया जाए तो log ये हो जाएगा log x, 1/x का इंटीग्रेशन बेस में ये होता है, और ये लिमिट जो है आपको ये मतलब 1 to 6 हो जाएगा। अब आप इसमें रख दीजिए अपर एंड लोअर, तो दिस इज log 6 बेस में e माइनस log 1 टू द बेस e। log 1 आपको 0 होता है, तो ये हो जाएगा आपको केवल और केवल log 6 लॉगरिथम ऑफ 6 टू द बेस e। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया हो गया लॉगरिथम ऑफ 6, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट इज द आंसर। तो ये होना चाहिए लॉगरिथम ऑफ 6 टू द बेस ई। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पहला नहीं है, तीसरा नहीं है, फोर्थ नहीं है, तो ये जो बी ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमको कैलकुलस का क्वेश्चन दिया गया है और पूछ रहा है कि आप इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप केवल इसका ग्राफ बनाइए, ग्राफ जैसे बनेगा तो हो जाएगा। क्या बोल रहा है, y इक्वल टू मॉड x माइनस 4। यदि आप देखेंगे इसका ग्राफ ड्रॉ करके तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, क्रिटिकल पॉइंट मतलब इसको जीरो करिए, y को जीरो करेंगे। जैसे y को जीरो करेंगे मतलब मॉडुलस x माइनस 4, इसको जीरो करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। यहाँ से आपको मिलने वाला है x इक्वल टू 4। अब आपको करना क्या है, नंबर लाइन पे चले जाना है और x इक्वल टू 1 2 3 4, यहाँ पर x इक्वल टू 4 है, और इस पॉइंट पर आकर के वी शेप में इसका ग्राफ बनेगा। वी शेप कहने का मतलब एक लाइन इधर जाएगा और दूसरा लाइन इधर जाएगा, ये ऐसे जाएगा। अब ज़रा आप देखिए कि क्या बोला गया है। अब इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि इधर वाला जो लाइन है ये आपको y इक्वल टू x माइनस 4 का लाइन है, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ये आपको y इक्वल टू माइनस x माइनस 4 का है। खैर इतना डिटेल आपसे नहीं पूछा गया है, ये आपसे बस ये पूछा गया है कि बताइए द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। तो चूंकि ये मॉडुलस फंक्शन है, आप देखिए इसका जो रेंज है वो कहाँ से है, 0 से। y का वैल्यू 0, मतलब रेंज क्या, तो y का वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ y 0 है, 0 से लेकर के धीरे धीरे ये ऊपर आगे बढ़ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि रेंज ऑफ द फंक्शन जो है, रेंज ऑफ द फंक्शन जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, 0 टू इन्फिनिटी। तो हमसे पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू बताइए, तो y मिनिमम क्या है, 0। कभी कभी पूछ देगा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x के किस वैल्यू के लिए, तो व्हेन x इक्वल टू क्या है यहाँ पर 4, जब x आपका 4 है तब। तो ये इस तरीके से बना, मैंने ग्राफ बनाया फिर आपको बताया। हालांकि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, यदि मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं उस समय तो आपको जितना फास्ट बन जाए, मॉडुलस जो होता है वो हमेशा 0 टू इन्फिनिटी होता है। मॉड में कुछ भी दिया हो, मतलब आपको मॉड के अंदर यदि कुछ दिया हुआ है तो मॉड ऑफ x एनी रियल नंबर यह हमेशा आपको 0 टू इन्फिनिटी होता है। मॉड x पूछे चाहे x प्लस k का पूछे कि ये क्या होगा, तो 0 टू इन्फिनिटी। यदि हमसे ये पूछ दे कि ax प्लस b के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो ख्याल क्या होगा, वही होगा, 0 टू इन्फिनिटी होगा। तो ये सब टेक्निक आपको याद होना चाहिए। मतलब इसको देखते ही देखते हम ये बोल सकते थे कि चूंकि ये मॉडुलस है तो हम तुरंत बोल देंगे कि इसका वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू इसका क्या हुआ, 0। तो ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन हमको लगा कि हम समझा देते हैं तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। बट मॉडुलस फंक्शन को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कभी कभी आपको ऐसा भी दिया जा सकता है, मान लीजिए ये y दे दिया जाए, अब माइनस लिख दिया जाए और x माइनस 4 ऐसे लगा दिया है, तो चूंकि निगेटिव में तो निगेटिव हो गया तो ये हमेशा निगेटिव देगा। तो यहाँ पर ये जो y है, y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 0, माइनस इन्फिनिटी से 0 ये हो जाएगा। मान लीजिए आपसे कोई एक और क्वेश्चन दूसरा कोई पूछ दे कि y इक्वल टू भाई 2x प्लस 3 और यहाँ पर रख दिया जाए बोले कि 5, इसका वैल्यू बताओ, तो बोलेंगे y बिलोंग्स टू, बात समझिए, y बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी, इसका जो वैल्यू है तो 0 से इन्फिनिटी और ये 5 ऐड कर देंगे, तो मेरा जो y होने वाला है वो 5 इसमें ऐड हो जाएगा, 5 और 5 प्लस इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 5 टू इन्फिनिटी। तो हमको y मिनिमम क्या मिला, y मिनिमम हो गया आपको 5। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि dy बाई dx हर जगह लगाएंगे। कुछ लोग मतलब इसको dy बाई dx से बनाना चाहेगा तो बड़ा बेकार तरीका है, मतलब इसमें हम dy बाई dx क्यों लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा फंक्शन से क्वेश्चन है और ये भी कैलकुलस का ही है। तो रिलेशन फंक्शन जो टॉपिक है, इसमें आपको क्या पूछा गया है कि मतलब द फंक्शन दिस बीइंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय दिस इज इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और क्या है या नहीं है। तो आप देखिए क्या दिया हुआ है।
आपको सबसे पहला जो मतलब ध्यान होना चाहिए वो आपको जो फंक्शन दिया हुआ है उसके ऊपर क्या दिया हुआ है इसको जरा समझिए। एफ इज द फंक्शन, और ये बोल रहे हैं कि एन टू एन है। एन टू एन का मतलब हुआ ये जो सेट आप इधर वाला सेट देख रहे हैं, ये जो सेट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है डोमेन, मतलब एन टू एन। ये जो सेट आप देख रहे हैं दिस इज डोमेन, ये आपको डोमेन को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज डोमेन, दिख रहा है भैया? तो ये हो गया आपको डोमेन। और इधर वाला जो सेट आप देख रहे हैं तो ये हो गया आपको कोडोमेन। दिस इज कोडोमेन, ये हो गया आपका कोडोमेन। दिस इज कोडोमेन। अब आप यहां पर समझिए, ये हो गया आपका कोडोमेन। और जो आउटपुट मिलने वाला है, जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा हम लोग का रेंज, वो हो जाएगा रेंज। अब समझिए इसका क्या काम है। चूंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर की बात हो रही है तो नेचुरल नंबर क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा आपको 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऑल द काउंटिंग नंबर, द सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। तो इंजेक्टिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? इंजेक्टिव के लिए कंडीशन था मतलब एफ ए बराबर एफ बी। यदि ऐसा हम लेते हैं तो ये होना चाहिए ए बराबर बी। यदि ऐसा हो गया तो हम बोलेंगे 1 1 है, अदरवाइज नहीं। या नहीं तो आप डी वाई बाई डी एक्स का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। लेकिन चूंकि अभी नेचुरल नंबर में एक एक करके है, पूरा रियल नंबर है नहीं, तो हम मतलब यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि लेट एफ ए इक्वल टू एफ बी। मैंने ये लिखा। अब एफ ए बराबर ए बी, और यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा कि ए कॉमा बी जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। अब चलिए इस फंक्शन में यहाँ पर रखेंगे एफ ए बराबर एफ बी, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3, ये हो जाएगा 2a प्लस 3 एंड दिस इज 2b प्लस 3। यहाँ से 3 और 3 कैंसिल होगा तो 2a इक्वल टू 2b मिलेगा, और यहाँ से a और b आपको मिल जाएगा। तो एफ ए बराबर एफ बी मैंने लेके चला था और a इक्वल टू बी आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? सो हम बोल सकते हैं दिस इम्प्लाइज मेरा जो f है f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन। 1 1 या नहीं तो इसी को इंजेक्टिव बोलते हैं, 1 1 को ही इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। तो ये आपका इंजेक्टिव फंक्शन हो गया। अब जैसे ही इंजेक्टिव हुआ तो बोला गया था नॉट इंजेक्टिव नाइदर इंजेक्टिव, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। मान लीजिए आपको तुक्का भी मारना होगा तो ये दोनों तो नहीं ही मारना है। तुक्का भी लगाएंगे तो पहला एन दूसरा, मतलब ए एन बी पर। खैर अभी तुक्का तो बिल्कुल नहीं मारना है, सब्जेक्टिव हम लोग चेक कर लेंगे। सब्जेक्टिव को बोलते हैं, चूंकि अभी सब्जेक्टिव चेक करना है तो सब्जेक्टिव मतलब ऑन टू फंक्शन। नेक्स्ट जो हमको चेक करना है दैट इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव को आप सब्जेक्टिव बोलिए या नहीं तो इसी को ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब ये क्या होता है? तो इसका जो कंडीशन है वो है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। अब आप देखिए कि रेंज और कोडोमेन बराबर हैं क्या? यदि ऐसा हो पा रहा है तो ठीक, अदरवाइज नहीं। अब आप देखिए इसमें यदि आप रखेंगे तो y, ये y इक्वल टू एफ एक्स है। रेंज क्या क्या मिलेगा, मतलब y का वैल्यू क्या मिलेगा? यदि हम इसमें x मतलब x के जगह यदि हम 1 रखें, सपोज 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? आप सोचिए 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा? y मतलब f1 क्या मिल सकता है? तो 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 प्लस 3, तो 2 1 1, 2 प्लस 3 ये 5 मिलेगा। यदि हम x इक्वल टू 2 रखें तो y इक्वल टू मतलब f2 जो है वो मिलेगा हमको 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 जो कि 7 मिलेगा, है ना। रेंज मतलब f1 हुआ, f2, f3 सेट ऑफ ऑल द इमेजेस, f4 ये सब। अब ज़रा आप ध्यान से देखिए, मतलब 1 रखे तो हमको मिला क्या? 5, 2 रखे तो क्या मिला? 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, 3 रखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9। अब आप ज़रा देखिए कि मतलब ये तो मिलता रहेगा, ऐसा नहीं है, मतलब अभी और भी मिलेगा। ये तो मैंने बस 2-3 वैल्यू निकाला और ये आपको मिलता रहेगा। क्या ये जो सेट मिल रहा है, क्या ये जो आउटपुट है, क्या सारे नेचुरल मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा है। दिस इज नॉट, मतलब ये नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत सारे ऐसे नंबर हैं जो नहीं मिलेगा। 1 नहीं मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि मेरा जो रेंज है,
रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, देयरफॉर दिस एफ इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू या नहीं तो आप बोल सकते हैं सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव कहने का मतलब ये फंक्शन इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है, सो दिस इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह से हम लोग 1 1 ऑन टू का जो मतलब कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करते हैं। याद रखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब इसका कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला है। सर्जेक्टिव के लिए जो कंडीशन है रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, यदि है तो ठीक, नहीं तो इनटू फंक्शन हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन है और बोल रहे हैं कि ए इनवर्स क्या होगा। तो ए इनवर्स निकालना बहुत ही आसान है, आपको याद होगा ए इनवर्स का कंडीशन था ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, सबसे पहली बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ से आ जाएगा 3 इंटू दिस, तो -3 माइनस 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 प्लस 4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1/1 लिखना है। और यदि 2/2 एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए ये होता है कोफैक्टर का मैट्रिक्स और उसका ट्रांसपोज, ये होता है CIJ और तब उसका ट्रांसपोज। तो चूंकि 2/2 का है तो आपको C11 C12 4 कोफैक्टर होंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लीजिए तब आएगा। एक हम यहाँ पर आपको रिजल्ट बता रहे हैं कि यदि आपका मैट्रिक्स 2/2 का हो तो हम लोग बिना कोफैक्टर निकाले उसका एडजॉइंट निकाल सकते हैं। हम क्या बोल रहे हैं कि यदि 2/2 का मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये रिजल्ट है, इस रिजल्ट को याद रखिए, रिजल्ट, और ये रिजल्ट है फॉर 2/2 मैट्रिक्स, फॉर 2/2 मैट्रिक्स, फॉर 2/2 मैट्रिक्स। रिजल्ट क्या है कि यदि आपके पास ए इस तरीके से दिया हो AB एंड दिस इज CD और आपसे पूछ रहे हैं कि भैया इसका एडजॉइंट बताइए क्या होगा, तो हम लोग को कोफैक्टर निकालने के लिए की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। मतलब इस डायगोनल एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दीजिए, तो D और A डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है और बाकी का जो एलिमेंट है उसका साइन अपोजिट कर देना है, वो अपने ही पोजीशन पे रहेगा, B और C वहीं रहेगा, इसका केवल साइन बदल देना है -C, ये ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का है तो इसका डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज हो जाएगा, ये डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा कुछ ऐसा, देखिए क्या हो जाएगा -1 और यहाँ 3 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज कर देना है, अब बाकी जो बच गया उसका साइन बदल देना है अपने ही पोजीशन पर, तो ये जो 1 है वहीं पर रहेगा लेकिन -1 हो जाएगा, -4 वही रहेगा लेकिन वहाँ पर इसका साइन हो जाएगा 4, माइनस में था तो ये पॉजिटिव कर दिया, अब ये बन गया आपको -1 4, दिस इज -1 एंड 3, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। अब आप देखिए कौन सा ऑप्शन है, -1 1 4 3, तो ऑप्शन नंबर ए, ये पहला ही ऑप्शन आपका आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मतलब रिफ्लेक्ट, मतलब ये रिलेशन का क्वेश्चन है और रिलेशन में आपको पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर एंटी सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, ये सब से मिला करके क्वेश्चन आता है। जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं या 4 मार्क्स के या 3 मार्क्स के, तो वहाँ पर आपको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए पूछा जाता है, तो वो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपसे बस पूछा गया है कि ये रिफ्लेक्सिव या सिमेट्री है या नहीं, ये चेक करके बताइए। तो आप रिलेशन एक बार देखिए कि क्या दिया हुआ है। यदि रिलेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है आर इज द रिलेशन, किस तरह का रिलेशन है, तो आर सच दैट इसका जो एलिमेंट है, मतलब आर के अंदर जो एलिमेंट होगा वो x, y होगा, और x, y किस तरीके से होगा, तो x लेस देन इक्वल टू y²। अब आप देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, और यहाँ पर जो रिलेशन है, सपोज देयर इज अ रिलेशन आर बिटवीन द पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब x और y जो है, x, y ये बिलोंग्स टू पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर मतलब क्या, पॉजिटिव रियल नंबर रहा होगा, तो पॉजिटिव रियल नंबर मैंने लिख दिया। अब आप देखिए कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या 1 का 1 से
हो सकता है या वन, क्या 1/2 से हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। देखिए आप 1/2 इस रिलेशन में नहीं बिलोंग कर सकता है। क्यों नहीं बिलोंग कर सकता है? 1/2 जो है, क्या ये लेस देन इक्वल टू है 1/2 के होल स्क्वायर से? मतलब 1/2 और 1/4, 1/2 जो है 1/4 से छोटा नहीं है। 0 और 1 के बीच का नंबर यदि लिया जाए तो उसका स्क्वायर करने पर वो और छोटा हो जाता है। तो 1/2 1/4 से बड़ा है, तो ये बात गलत है। मतलब ये बात गलत है। इसका मतलब a, जो है a, डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, या पॉजिटिव नंबर बोलिए, सीधा पॉजिटिव नंबर बोला था मैंने, पॉजिटिव रियल नंबर लिखा। हाँ 2,2 हो सकता है, जैसे 2,2 होगा, ये हो सकता है। 2,2 की बात किया जाए तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो यदि ऐसा है तो 2,2 हम बोल सकते हैं बिलोंग्स टू आर। मैंने क्या बोला? रिफ्लेक्सिव होने के लिए खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए और सारे एलिमेंट के लिए होना चाहिए। मतलब a, बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल द रियल नंबर, जो भी नंबर है इसमें। तो ये मतलब सबके लिए सही नहीं है। सो दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सो हम बोल सकते हैं सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। दूसरी बात आपको क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। अब आप सिमेट्रिक को ज़रा चेक करके बताइए कि सिमेट्री में क्या कंडीशन है, सिमेट्रिक के लिए क्या स्थिति है। सिमेट्रिक की बात किया जाए तो जैसे हम ये बोल सकते हैं कि 2 जो है 2,4 बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? मतलब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि 2 जो है छोटा है 4 के स्क्वायर से। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या दिस इम्प्लाई, यदि ऐसा है तो क्या हमको ऐसा मिल रहा है कि 4 स्क्वायर जो 4 जो है, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं 4,2 रिलेशन में होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 4 जो है क्या 2 के स्क्वायर से छोटा है? 4 क्या 2 स्क्वायर से छोटा है? नहीं है। यहाँ पर ये रिलेशन में हो सकता है क्योंकि ये छोटा तो नहीं है, बट ये इक्वल है। 4 जो है आपको 2 के मतलब 2 के स्क्वायर के बराबर है, तो ये चलेगा। चलिए हम दूसरा लेके चल सकते हैं। मतलब 2 का 4, 4 का 2 का 4 का सिमेट्री रिलेशन में होगा। मैंने ये एग्जांपल लिया था बट ये सेटिस्फाई कर गया। एक दूसरा एग्जांपल हम लेकर के देखते हैं। जैसे 1 और 2, 1,2 जो है ये रिलेशन में है, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 जो है 2 के स्क्वायर से छोटा है। अब क्या 2,1 क्या ये बिलोंग करेगा? 2,1 क्या ये रिलेशन में है? ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 जो है 1 के स्क्वायर से ना तो छोटा है, ना तो ये बातें हैं, दिस इज मतलब ये बात नहीं है, दिस इज नॉट। और ऐसा भी नहीं है कि 2 जो है 1 स्क्वायर के इक्वल हो, क्योंकि इन्होंने बोला था या तो x y स्क्वायर से छोटा होना चाहिए या नहीं तो x y स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी बात सही नहीं है। सो 2,1 नहीं है। तो मतलब यहाँ पर क्या मिला कि 1,2 रिलेशन में है, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई कि 2,1 भी रिलेशन में है। इसका मतलब ये कि a, b रिलेशन में है, दिस इज इन द रिलेशन, बट दिस डज नॉट इम्प्लाई b, a इन द रिलेशन। और यदि ऐसा नहीं है तो हम बोलेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं, दिस इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है। सो आर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो आपको सिमेट्री रिफ्लेक्सिव की बात हो रही है तो 1 से बड़ा नंबर सबके लिए है, लेकिन 0 से 1 के बीच में ये फेल कर जा रहा है। और सिमेट्री में भी बहुत सारे नंबर के लिए हो सकता है, बट बहुत सारे का नहीं है। तो मतलब सबके लिए होना चाहिए, सभी सारे एलिमेंट का सिमेट्रिक यदि मिले तो ही होगा, अदरवाइज नहीं। तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन आपको फिर से ITF का क्वेश्चन है और पूछ रहा है कि ये क्या वैल्यू होगा। अब आप देखिए मतलब 3π/5 इसको यदि हम देखें तो ये क्या है? कॉस इन्वर्स दिया हुआ है। यदि आप इसको ध्यान से देखिए तो कॉस इन्वर्स 3π/5 का मतलब क्या हुआ? 3π
3π/5। इसको यदि देखा जाए 3π/5 तो ये क्या होगा, ये 3/5, पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो हम इसको डिग्री में यदि ले जाए तो ये हो जाएगा 36 डिग्री और ये हो जाएगा 108 डिग्री। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स लिखा हुआ है और कॉस लिखा हुआ है और इसके अंदर 108 डिग्री लिखा हुआ है। मेरे भाई साइन इनवर्स है, कॉस ठीक है, ये जो 108 लिखा हुआ है, क्या हम इसको 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। दिस इज ए साइन इनवर्स और कॉस 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है तो माइनस होगा और ये चेंज कर देगा, तो माइनस साइन 18 डिग्री हो जाएगा। अब आप देखिए साइन इनवर्स 18 डिग्री का वैल्यू हम नहीं जानते हैं, अभी नहीं रखेंगे। साइन इसको हम ऐसा तो लिख ही सकते हैं कि साइन, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम लिखेंगे साइन और माइनस 18 डिग्री साइन इनवर्स साइन थीटा। अब आप इस प्रॉपर्टी को ज़रा याद करिए, क्या प्रॉपर्टी था? प्रॉपर्टी ये है कि साइन इनवर्स साइन थीटा यदि हो तो ये आपको थीटा देता है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि थीटा बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। रेडियन की बात किया जाए तो ये यहाँ पर क्लोज इंटरवल होता है, इसी को हम लोग थीटा बिलोंग्स टू -90 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री क्लोज इंटरवल में। अभी आप देखिए हमारा जो मतलब यहाँ थीटा है वो -18 डिग्री है, तो ऑफ कोर्स इसके ये जो प्रिंसिपल डोमेन है उसमें है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए -18 डिग्री, लेकिन डिग्री में आंसर नहीं है, रेडियन में है, तो हम इसको रेडियन में बना देंगे। तो ये -18 ये हो जाएगा π/180 और इसको अब ये रेडियन में बन जाएगा, तो ये कैंसिल होगा, तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है -π/10 रेडियन। तो ऑप्शन नंबर आप चेक कर लीजिए, -π/10 ये है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो इसका आंसर है -π/10। ITF का क्वेश्चन था, एलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगा करके फिर इसको चेंज कर दिया और तब जा करके जो ITF का प्रॉपर्टी था वो लगा दिया। यह है क्वेश्चन नंबर 19। चूंकि आपको ऑलरेडी मैंने बताया था MCQ में टोटल 20 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का होगा और मतलब ये सारे 1 मार्क के क्वेश्चन है। इस 2 क्वेश्चन में असर्शन रीजन में आपको चेक करना रहता है कि कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है, और इसमें मतलब ABCD 4 मतलब ऑप्शन होता है, उसमें से आपको टिक करना है। तभी आप चेक करिए कि क्या दिया हुआ है। असर्शन क्या बोल रहा है कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x = a एंड दिस एग्जिस्ट एंड इक्वल टू a। तो क्या ये बातें सही है? बोल रहे हैं कि x = a मतलब फंक्शन कंटिन्यूअस है a पर, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा और ये इक्वल टू ये बात है। तो ये बात तो सही है कि यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। इफ f(x) यदि कोई फंक्शन f(x) जो है आपका कंटिन्यूअस है, यदि कंटिन्यूअस है तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट और f(a) फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर इक्वल होना चाहिए। यदि ये तीनों बातें इक्वल हैं तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो असर्शन जो है आपका ये ट्रू है, दिस असर्शन इज ट्रू, असर्शन आपका ट्रू है। अब रीजन आप चेक कर लीजिए, f(x) इज कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट देन f(1)/f(x) इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ये बात गलत है इनका, क्यों गलत है ये समझिए। यदि आपका f(x) कंटिन्यूअस है, ये आपका कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस, तो 1/f(x) के बारे में आप नहीं बता पाएंगे कि ये कंटिन्यूअस होगा या मतलब क्या होगा। मतलब ये बोला गया है कि कंटिन्यूअस, तो ये मे और मे नॉट, यदि बोला जाए कि ये कंटिन्यूअस है तो ये बात गलत है, मतलब हो भी सकता है मे और मे नॉट। ज़रा आप देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए मतलब यहाँ पर मे और मे नॉट चलेगा, मे एंड मे नॉट, मे एंड मे नॉट। अब आप देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे मान लीजिए f(x) के जगह हमने x रखा, तो ये कंटिन्यूअस है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये कंटिन्यूअस है ऑफ कोर्स। इसका ग्राफ यदि हम देखें तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसे आएगा y = x, और ये कंटिन्यूअस है एवरीवेयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, ये सब के लिए सारे रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है। लेकिन यदि हम इसको उल्टा कर दे 1/f(x) कर दे तो ये 1/x हो जाएगा। अब ये 1/x आप देखिए तो दिस इज डिसकंटिन्यूअस
एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो पर तो ये फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। और यदि इसका आप ग्राफ देखेंगे, 1/x का ग्राफ आप देखेंगे, 1/x का ग्राफ, तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये बन जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा इस तरीके से। ये आपको y इक्वल टू 1/x का ग्राफ है, ये भी y इक्वल टू 1/x का ही ग्राफ है। भाई मेरे, जब x आपका पॉजिटिव होगा, जब x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव होगा, और यदि x आपका निगेटिव है, यदि x लेस देन जीरो है तो y लेस देन जीरो होगा, और वो थर्ड क्वाड्रेंट में बन जाएगा। और जीरो पर आप देख लीजिए तो ग्राफ ब्रेक कर गया है, तो डिसकंटिन्यूअस है। इसीलिए इसका असर्शन, इनका कहना था कि नहीं, यदि एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये बात इनका गलत है। कभी हो भी सकता है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स के जगह आपने 2 लिया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, और ये ऑफकोर्स ये कंटिन्यूअस है, लेकिन 1/f(x) करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और ये एक मतलब कांस्टेंट फंक्शन है, दिस इज कांस्टेंट, और ये भी कंटिन्यूअस है क्योंकि ये भी स्ट्रेट लाइन है। तो वैसे केस में ये मतलब चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर वो डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन ये बोल रहा था कि कंटिन्यूअस, तो ये मतलब रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो इसके लिए ऑप्शन मतलब दिया रहता है, और इसमें ऑप्शन ABCD 4 ऑप्शन होता है, उसमें यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर C, इसका ऑप्शन मतलब 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो C ऑप्शन ही था करेक्ट। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखा है वो, बट ये ऐसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, और आइए इसको देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3। भाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये तो आपको क्या लग रहा है, ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मतलब लेंथ और ब्रेथ ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, रो और कॉलम इक्वल नहीं होगा। ये तब रेक्टेंगुलर का मतलब हुआ कि रो और जो कॉलम जो है, रो एंड कॉलम, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम, ये अलग अलग होगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए तो ये 3/3 का है, और 3/3 का है तो ये क्या हुआ, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इन्होंने क्या बोला था, असर्शन, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका असर्शन जो है ये फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, ये गलत हो गया। अब क्या बोला इन्होंने रीजन कि Aij देन A इज कंटिन्यूअस, सॉरी A इज कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कहने का मतलब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, Aij बोला कि एक मैट्रिक्स है, Aij मैट्रिक्स Aij है, और ये है आपका भैया m/1 का, m/1 का मतलब हो सकता है कि आपको हो सकता है m का मतलब 1 हो तो 1/1 ऐसे भी हो सकता है, या 2/1 या 3/1। मान लीजिए आप 2/1 लेंगे तो क्या बनेगा, यदि 2/1 लेंगे तो A11 मतलब 2 रो 1 कॉलम होना चाहिए, तो कॉलम एक ही रखना, A11 और A21 हो गया। मान लीजिए आप रखे 3/1 का, m/1 के जगह आपने कर दिया 3/1, तो क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा आपको A11, A21, ये बन जाएगा आपको A31, तो ये आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो ये भी मतलब अभी इन्होंने क्या बोला था कि दिस इज कॉलम मैट्रिक्स, यस ये बात तो सही है। तो ये आपका रीजन जो है ट्रू है, रीजन जो है दिस इज ट्रू, रीजन जो है ट्रू, ये ट्रू है। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इसका असर्शन ट्रू था, रीजन फॉल्स था, यस। तो यहाँ पर असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो अब आप देख लीजिए ऑप्शन नंबर, क्या ऑप्शन नंबर था भाई, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स। तो इसमें लिखना रहता है आपको असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ऑप्शन नंबर C। तो यहाँ पर ये MCQ सेक्शन, मतलब ये MCQ सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया, और इसके बाद सब्जेक्टिव पेपर स्टार्ट हो रहा है। सब्जेक्टिव सेक्शन, सेक्शन B, C, D, E जो है आपका सब्जेक्टिव है। सेक्शन B आपको 2 मार्क्स, सेक्शन C 3 मार्क्स, सेक्शन D 5 मार्क्स, और सेक्शन E जो है जो केस स्टडी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आता है वो आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन जो सब्जेक्टिव पेपर है वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक जो मैंने पेपर डिस्कस किया उस पर आप मेहनत करके आइए, उस पर प्रैक्टिस करके आइए। जो फार्मूला है उस सारे फार्मूला को एक जगह मतलब कलेक्ट करिए, लिखिए, डेली उसको प्रैक्टिस करिए। अभी टाइम ही वही है, जितना आप रिवीजन करेंगे उतना बेहतर होगा। और यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके लिए हमको अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट इस टॉपिक को यहीं पर रुकते हैं, अगले टॉपिक में हम मिलते हैं, मतलब इसी सैम्पल क्वेश्चन पेपर का अगला पार्ट जो कि सब्जेक्टिव पार्ट होगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड जय हिंद।